बिहार के सिवान का एक लड़का जिसने 12 साल तक स्कूल की शक्ल नहीं देखी, आज उसने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जो विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी में से एक है, वहां उस शख्स ने झंडा गाड़ दिया है। नमस्कार, प्रणाम। बिहार तक देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ प्रेरणा, और मेरी बगल की खिड़की में जो शख्स आपको नजर आ रहे हैं, इन्हीं का जिक्र कर रही थी मैं। इनका नाम शरद सागर है, और हाल फिलहाल ही इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जब स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा था, तो उन्होंने वहां झंडा गाड़ा है। वो अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। 21 सितंबर की ये बात है, और आज लगभग 28 सितंबर है। हम इस कोशिश में कामयाब हो पाए। हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि शरद को आपके सामने लेकर आए, शरद से सवाल जवाब करें कि ये सफर कैसा रहा। शरद, तसल्ली से बातचीत करेंगे, काफी सवाल हैं आपसे जुड़े हुए। इतनी उपलब्धियां आपने इतनी कम उम्र में इकट्ठा कर ली हैं कि मैं सवाल बुनते बुनते थक गई। तो शुरुआत तो हाल फिलहाल की उपलब्धि से करूंगी कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो कुछ हुआ, चुनाव हुआ, उस पर जाते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कैसा है वहां का एक्सपीरियंस। सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। हार्वर्ड लगभग कुछ 100 सालों का यूनिवर्सिटी है, लगभग 400 साल पुराना है। तो बिल्कुल ही अद्भुत है। बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं यहाँ से, बहुत बड़ी घटनाएं यहाँ से हुई हैं, बड़े महामानव तैयार हुए हैं। तो उस प्रकार का एक ऐतिहासिक जगह है। यह तो सही है। इसके अलावा जिस भी प्रकार से विश्व भर से मेधावी छात्र छात्रा यहाँ आते हैं, तो इस कारण और भी जो विश्वविद्यालय परिसर है वहाँ और भी चार चांद लग जाता है। तो बिल्कुल अच्छी जगह है, और मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब चुनाव पर आते हैं। अध्यक्ष पद का चुनाव, हार्वर्ड के स्टूडेंट यूनियन का जो चुनाव होता है, वो कितना अलग है हमारे पटना यूनिवर्सिटी को ले लें, जीएनयू को ले लें, बीएचयू को ले लें, डीयू को ले लें, कितना अलग है? क्या प्रोसेस है? ग्रेजुएट स्टूडेंट बॉडी अपने सेनेटर्स को चुनती है, अपने एक एडमिन को चुनती है, एक वाइस चेयर को चुनती है और एक चेयर को चुनती है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनती है, और कुछ 16 सेनेटर्स और एक एडमिन को चुनती है। तो उसके लिए सबके जो भी विजन स्टेटमेंट्स हैं, मिशन स्टेटमेंट्स हैं, वो जाते हैं। वो लगभग 2 सप्ताह चुनाव चलता है। पहले लोगों के स्टेटमेंट चले जाते हैं, फिर वो आउटरीच करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, अपने विचारों को रखते हैं अलग अलग प्रकार से, कोई ईमेल से, कोई किसी इवेंट में, कोई छोटा सा इवेंट ऑर्गेनाइज करके, अलग अलग प्रकार से ऐसा 2 सप्ताह तक चलता है। उसके बाद 1 सप्ताह तक वोटिंग चलती है, जिसमें लोग को सामने एक बार फिर से वो स्टेटमेंट्स वगैरह सारी चीजें रहती हैं, फिर वो तय करते हैं। हर एक व्यक्ति 6 व्यक्ति को वोट कर सकता है, जिसमें वो पद के लिए वोट करता है कि सेनेट पर भेजने के लिए किन्हें वोट कर रहे हैं, चेयर के लिए किन्हें, वाइस चेयर के लिए किन्हें। हमारे यहाँ मैं सिर्फ अध्यक्ष पद के लिए लड़ रहा था, तो या तो मैं पूरी तरह सेनेट से बाहर होता, नहीं तो अध्यक्ष होकर आता। ईश्वर की दया से मैं अध्यक्ष चुनकर आया। तो यही है, इसी प्रकार से करते हैं। तो अगर कोई जानना चाहे कि शरद में ऐसी क्या खूबियां थी कि वहां के स्टूडेंट्स को पसंद आए और अध्यक्ष पद के लिए आपको चुना गया। यह तो आप 50 देशों से आए 1200 विद्यार्थियों से पूछ सकते हैं, क्योंकि खुद की खूबी तो दिखी नहीं थी आप मुझे। परंतु उन्होंने चयन किया होगा, जो विचार रहे होंगे, जो अनुभव रहा होगा। मैंने पिछले 13 वर्ष तक बहुत का मतलब बिहार में, देश भर में डिक्सटेलिटी ग्लोबल नाम की एक संगठन है, जिसकी शुरुआत मैंने 16 वर्ष की आयु में की थी। पिछले 13 वर्षों से उसमें काम कर रहा हूँ। उसी कारण जो भी अनेक अलग अलग उपलब्धियां हैं, जिन्हें लोग कहते हैं, वो हो पाई हैं। मुझे लगता है उसका जो अनुभव था, नेतृत्व का जो अनुभव था, चीजों को अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर देखे होने का जो अनुभव था, ये सारी अलग अलग चीजें हो सकता है कि एक अंतर कर पाई हो, डिफ्रेंशिएट कर पाई हो। तो ये एक मुझे लगता है कि फैक्टर हो सकता है। उसके अलावा ये पहली पीढ़ी है जो कि एक महामारी के बाद वापस से आवासीय प्रशिक्षण के लिए आ रही है, आवासीय पठन पाठन के लिए आ रही है। तो उस पर भी मेरा जोर था। इसके अलावा अलग अलग तरह के ऐसे विचार थे जो मुझे लगता है कुल मिलाकर हर एक व्यक्ति की अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं कि एक अध्यक्ष उनके लिए क्या कर पाए। मुझे लगता है लगभग सबकी आकांक्षाएं जो थी वो मेल खाती होंगी। जो मेरे विचार थे उनसे, मेरा जो अनुभव था उसमें विश्वास रहा होगा लोगों का, और जो व्यवहार था वो शायद पसंद आया होगा। पर इसका विश्लेषण मुझे लगता है मुझे करना उचित नहीं है, ये वही बता सकते हैं। अब वो तो इंटरव्यू के बाद लोगों को पता ही चल जाएगा कि बातचीत में जैसे आपको देखेंगे सुनेंगे, उनको पता चल जाएगा कि क्या कारण रहा।
बताइए शरद, मुझे ये बताइए कि हार्वर्ड में जब आप गए, वहां पढ़ाई कर रहे हैं, वहां का माहौल कैसा है? जब मैं बात करूंगी कि एक भारतीय, बिहारी तो मैं अब बाद में बात करूंगी क्योंकि अब ये इंटरनेशनल लेवल की बात है। अगर नेशनल लेवल की बात होती तो वो बिहारी प्राउड कह सकते थे, लेकिन अब तो यहाँ नेशनल लेवल पर हम प्राउड करते हैं कि एक बिहार की मिट्टी का लड़का है। वहाँ अभी लीडरशिप क्वालिटी इतनी अच्छी है कि अध्यक्ष पद पर चुनाव हुआ है, अध्यक्ष बन गए हैं स्टूडेंट यूनियन के। तो कितना अलग है वहां का माहौल? एडजस्ट होने में क्या किसी भारतीय को हार्वर्ड में दिक्कत हुई? ऐसा कुछ कभी आपको फील हुआ इंडियंस को लेकर? कोई ऐसा? देखिए, जो भी ऐसे प्रकार के विश्वविद्यालय हैं वो अंतर्राष्ट्रीय हैं। हर एक जगह से बच्चे आते हैं, उनका अपना प्रयास रहता है कि किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। परंतु मुझे लगता है कि परेशानी थोड़ी बहुत तो हर कोई को कहीं भी हो सकती है। परंतु विश्वविद्यालय का ऐसा प्रयास रहता है, इतने 100 सालों से पूरे विश्व से बच्चों को लेकर आ रहे हैं, तो वो कोशिश करते हैं कि जो भोजनालय है वहाँ सभी प्रकार का भोजन मिले। जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें सबकी संस्कृति, सबके रीति रिवाज के हिसाब से कार्यक्रम हो। जो धार्मिक स्थान है वहाँ सभी धर्म के, आस्तिक नास्तिक सभी प्रकार के लोग जुट सकें। तो ऐसा वो प्रयास करते हैं। और इसमें अगर किसी को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वो सामने अपनी बात रख सकते हैं। तो और बात रही मेरे लिए आकर सेटल होने की, तो मैं हाई स्कूल के बाद पूरी छात्रवृत्ति पर अमेरिका बैचलर्स डिग्री के लिए आया था। 2016 में मुझे हार्वर्ड का मास्टर्स डिग्री का ऑफर था, जो उस समय मैंने स्वीकार नहीं किया था और वापस लौटकर बिहार आ गया था और लगभग 5 वर्ष काम कर रहा था। अभी कोरोना के समय कुछ ऐसी स्थिति हुई कि भारत में सारी चीजें डिजिटल हो रही थी और यहाँ इन पर्सन फिर से शुरू होने वाला था। तो मैंने सोचा कि डिजिटली मैं संगठन का काम करता रहूंगा और तब तक आकर डिग्री भी ले लूंगा। तो इस कारण मैं आया और मुझे कोई बहुत नया, बहुत विशेष नहीं लगता है। ईश्वर की दया से उस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव बन पाया है। तो मैं हर जगह एक भाव से रह पाता हूँ। हर जगह आप एडजस्ट कर जाते हैं। बिल्कुल। क्या आप पहले भारतीय होंगे जो इस पद पर चुने गए हैं? मैं खुद से नहीं बोलना चाहता हूँ, परंतु मुझे लगता है कि शायद ऐसा होगा। पर अभी जस्ट चुनाव हुआ है, मेरे पास जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी होंगी अगले एक सप्ताह वगैरह में। तो पर ऐसा शायद लगता है कि ऐसा होगा। हार्वर्ड चलिए। ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन जो पूरा का पूरा है, लगभग 1989 से उसके बाईलॉज हैं, उसके बाद से उनके प्रेसिडेंट्स चुने जा रहे हैं इस फॉर्म में गवर्नमेंट के। तो एक बार देखना होगा, परंतु शायद ऐसा सही हो। चलिए, ये तो हो गई आपकी हार्वर्ड की जर्नी। अब आते हैं वापस बिहार, जहां से शुरुआत हुई। शुरुआत कैसी थी? वो 12 साल वाला क्या मसला है कि 12 साल तक आपने स्कूल का शक्ल नहीं देखा? जी। पिताजी स्टेट बैंक में कार्यरत थे और हम भाई बहन बचपन से कहते हैं कि भारत में आप कहीं भी जाएं तो आपको एक हनुमान मंदिर और एक स्टेट बैंक का ब्रांच मिल जाता है। हम ऐसी जगहों पर पले बढ़े जहां पिताजी के बैंक के अलावा सिर्फ हनुमान मंदिर ही था। कोई आसपास वैसे स्कूल नहीं थे अच्छे। तो हम घर पर पढ़ा करते थे और जो बाकी स्कूल बाहर थे या आवासीय विद्यालय जो थे वो खर्चीले थे, वहाँ परिवार नहीं भेज सकता था। तो ऐसा निर्णय हुआ कि घर पर ही पढ़ाई लिखाएंगे। तो 12 वर्ष की आयु तक हम घर ही पर पढ़े लिखे। समाचार पत्र घर पर आते थे, एक दिन लेट आते थे। ऐसे दूर दराज के गांव थे बिहार के जहाँ पर रह रहे थे। तो समाचार पत्र रोज दिन पढ़ना अनिवार्य था। स्वामी जी से मैं बचपन से प्रेरित रहा। श्री रामकृष्ण देव, स्वामी विवेकानंद, माँ शारदा देवी, ऐसे जो आध्यात्मिक गुरु हुए, राष्ट्रपति कलाम और ऐसे अनेकानेक महान जो भारतीय हुए, उनके विचारों को रोज पढ़ना अनिवार्य था। किराए के जिन घरों पर हम रहते थे उनमें हर एक दीवार पर अंग्रेजी हिंदी में उनके जो उपदेश थे वो लगे हुए थे। और सुबह सुबह उठकर हमें पूरे घर में घूमकर वो सारे उपदेश अंग्रेजी हिंदी में बोलने होते थे। और फिर तीसरा था कि किताब कॉपी घर पर आती थी और फिर हम पढ़ा करते थे। तो इस प्रकार से लगभग 12 वर्ष की आयु तक पढ़ाई लिखाई हुई। और 12 वर्ष की आयु के पश्चात जब ऐसा तय हुआ कि अब 10वीं 12वीं की परीक्षा बड़े भाई बहन को देनी थी, आगे कुछ औपचारिक शिक्षा की आवश्यकता पड़ती, तो फिर माताजी के साथ हम पटना चले आए। पिताजी जहाँ कार्यरत थे जिन गाँवों में, वहीं कार्यरत रहे और शनिवार को आते थे, फिर सोमवार को सुबह सुबह चले जाते थे। तो इसी प्रकार से 12 वर्ष की आयु तक पढ़ाई लिखाई हुई और परिवार ने हमें आगे बढ़ाया। अच्छा, आपको भी पता होगा, शायद आप भी बिहार में लंबे वक्त तक रहे हैं। हमारे यहाँ जो परवरिश आपको मिली वो परवरिश हर बच्चों को नहीं मिलती है।
क्योंकि जनरली माता पिता उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, उनकी जितनी समझ होती है, जितने संसाधन होते हैं वो देने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपकी परवरिश बाकी बच्चों से कितनी भिन्न रही कि आप आज टफ्ट्स यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज में गए और वहां पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, ये परवरिश ऐसे संसाधन की नहीं है या सामर्थ्य की नहीं है, ये परवरिश विचार की है, संस्कार की है, मूल्य की है। तो विचार बचपन से बहुत बड़े दिए गए। मुझे मालूम है आज तक स्टेट बैंक में कुछ ऐसा होता है, वैकेशन की का कुछ मिलता है। हम कभी किसी वैकेशन नहीं गए। घर के बाहर वाले गेट पर अंदर की तरफ एक पोस्टर लगा था, राष्ट्रपति कलाम की एक खबर आई थी। मैंने 50 वर्षों में फिल्म नहीं देखी, वो हमारे घर के गेट पर लगा था। तो आप ऐसा अनुमान लगा सकती हैं कि हम उस गेट से निकलकर कभी शायद सिनेमा हॉल नहीं गए होंगे। तो हमने कभी कोई सिनेमा नहीं देखा, हम बर्थडे दिस दैट मनाने में नहीं होते थे। परिवार का मानना था, माता पिता का मानना था, और उन्होंने बहुत त्याग किया। और उनका मानना था कि जो भी कुछ है वो बच्चों में लगा देना है, और पढ़ाई 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 ही सिर्फ इन्हें आगे ले जा सकती है। तो आसपास स्कूल नहीं थे, तो उन्होंने तय किया कि घर पे पढ़ा के देखते हैं, अखबार पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज अच्छा रहेगा, हिंदी अंग्रेजी अच्छी पढ़ेंगे, कुछ करेंगे। फिर उसके बाद जब हुआ कि अब 10th 12th की परीक्षा देनी होगी, तो हम पटना चले आए। वहां पर स्कॉलरशिप में स्कूल में पढ़ने लग गए। फिर फुल स्कॉलरशिप पर आगे पढ़ने लग गए। हम तीनों भाई बहन ने तो हमेशा सारी की सारी पढ़ाई ही स्कॉलरशिप पर की। पर ये सारी की सारी जो चीजें हैं इस कारण हो पाई क्योंकि बचपन से वो मूल्य, वो भाव, वो संस्कार कूट कूट कर भरा गया। स्वामी जी कहते थे मुझे 100 अच्छे लोग दे दो, स्वामी विवेकानंद कहते थे मुझे 100 अच्छे लोग दे दो तो मैं पूरी दुनिया बदल दूंगा। घर में हमें हमेशा से कहा गया कि एक तो बनो उसमें से, उस 100 में से। स्वामी जी के जितने विचार थे, तो हमें पढ़ाया गया कि तुम्हारी जो शिक्षा है उससे तुम्हारी सक्षमता बने, वो जो सक्षमता तुम्हारी बन जाए उससे तुम सेवा कर पाओ। यानी तुम्हारी पढ़ाई का कुछ असर होना चाहिए। विज्ञान में है तो विज्ञान में असर होना चाहिए, चिकित्सा में है चिकित्सा में असर होना चाहिए, समाज में असर होना चाहिए। तो उस प्रकार से, तो इस कारण वो विचार बहुत ही प्रबल प्रखर था। और मैं मानना चाहता हूँ कि बिहार में ढेर सारे ऐसे परिवार हैं जहाँ हो सकता है संसाधन उतने नहीं हो, पर माता पिता का जो त्याग है और माता पिता के दिए जो संस्कार हैं, जो विचार हैं, वो बहुत उच्च कोटि के हैं, और इस कारण बच्चे अच्छा कर जाते हैं। वो आंधियों में भी दीप जलाने की जो बात हम कहते हैं, वो आंधियों में भी दीप जला लेते हैं, क्योंकि उन्हें वो इच्छा शक्ति प्रबल होती है कि कर सकते हैं। तो इस प्रकार का माहौल रहा। और मुझे लगता है अगर कहीं अंतर है तो अंतर यही था कि हमें कभी ये नहीं कहा गया कि पढ़ाई इस मतलब पढ़ाई करो, नौकरी करो, ये करो। कहा गया पढ़ाई इसलिए करो ताकि उस पढ़ाई का कोई ना कोई असर हो समाज पे। क्योंकि हमारी पढ़ाई जो है वो बहुत ज्यादा जुड़ी रह जाती है सिर्फ नौकरी से, सिर्फ पैसे से, और उससे समाज का भला होने से तो रहा। आपने स्वामी विवेकानंद का जिक्र किया, मैं पीछे उनकी तस्वीर भी देख पा रही हूँ, आपके रोल मॉडल हैं ये भी मैं जानती हूँ। आपको क्या लगता है शरद कि हमारे देश में जो स्कूल की पढ़ाई है या कॉलेज की पढ़ाई है, वहाँ हमारे रोल मॉडल्स के विचारों को उस स्तर पर नहीं लोगों तक पहुंचाया जा रहा जितनी जरूरत है? किसी भी व्यवस्था का दुर्भाग्य हो सकता है कि वहाँ एक चीज दूसरे चीज के कारण करते हो। हमारे यहाँ बहुत ऐसा हो गया है कि बहुत सारे ऐसे विद्यालय भी हैं जो कि व्यवसाय की तरह चलते हैं। तो व्यवसाय की तरह चलते हैं तो वहाँ वो लेसन प्लान बता देते हैं, स्विमिंग पूल बता देते हैं, बास्केटबॉल कोर्ट बता देते हैं, एयर कंडीशन बस और क्लासरूम बता देते हैं। और फिर उसके बाद बच्चे को बताते हैं कि भाई इस क्लास में पढ़ रहे हो तो इतना मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, 10वां कर लो ताकि 12वां हो जाए, 12वां कर लो ताकि कॉलेज हो जाए, कॉलेज कर लो ताकि नौकरी हो जाए, नौकरी कर लो ताकि प्रमोशन हो जाए। कोई भी काम कॉलेज कॉलेज के लिए नहीं कर रहे, स्कूल स्कूल के लिए नहीं कर रहे, 10वीं की पढ़ाई 10वीं की पढ़ाई के लिए नहीं कर रहे। तो आप उसका आगे क्या प्रभाव होगा ये सोच पाना मुश्किल हो जाता है। तो इस कारण कुल मिलाकर ऐसी आवश्यकता है, तो फिर वहां पर समय कहाँ है कि आप बच्चे को बोलें कि देखो स्वामी जी थे, वो शिकागो गए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, भारत के लिए उनके ये स्वप्न थे, इन स्वप्नों को तुम्हें नई पीढ़ी के रूप में पूरा करना है। इसका समय नहीं है। समय है इंग्लिश मैथ साइंस पढ़ो रटो, 10वीं में इतना परसेंट मार्क्स लाओ, 12वीं में इतना परसेंट मार्क्स लाओ, अच्छा कॉलेज ले लो, अच्छा कॉलेज का अच्छी नौकरी ले लो। तो हर चीज आगे वाली चीज के लिए कर रहे हैं। और बच्चों को मजा किसमें आता है? बच्चों को मजा आता है वो पिकनिक गए तो केवल पिकनिक के लिए गए, तो आनंद में, खेलने गए केवल खेलने के लिए गए, तो आनंद में।
पर स्कूल गए कॉलेज जाने के लिए, कॉलेज गए नौकरी में जाने के लिए, नौकरी में गए प्रमोशन पाने के लिए। वो वहां है ही नहीं उस मोमेंट में, तो उस मोमेंट में कितना रिफ्लेक्टिव होंगे, आत्मचिंतन कितना करेंगे, आत्मबोध कितना होगा। तो इस कारण आवश्यक है कि थोड़ा ठहराव हम लाएं अपनी शिक्षा में। अ, और कम उम्र पर बच्चों को, आपने बिल्कुल सही कहा, जो भी भारतीय महामानव हैं उनके विचारों से, उनकी जीवन यात्रा से अवगत कराएं, और उस उनके विचारों की आज 21वीं सदी में क्या प्रासंगिकता है, क्या उसकी अनिवार्यता है, ये बच्चे समझें और उसे मिशन लेके चलें। मैं चलता हूँ, मैं इस बात को अपना मिशन मानता हूँ। स्वामी जी ने कहा था कि भारत की आने वाली गौरव गरिमा इतनी ज्यादा होगी कि भारत की जो पूर्व की गरिमा है वो भी उसके सामने बहुत छोटी लगेगी, पूर्व का गौरव बहुत छोटा लगेगा। तो लगता है एक मिशन की तरह कि भाई मैं अगर किसी आर्मी में हूँ तो मेरे जनरल ने ऐसा बोला है, अगर मैं किसी टीम पे हूँ तो मेरे कैप्टन ने ऐसा बोला है, अगर मैं किसी परिवार में हूँ तो मेरे परिवार के मुखिया ने ऐसा बोला है। तो वो भाव होना चाहिए, और यंग लोगों में अगर वो भाव नहीं होगा तो किसमें होगा? अब यंग लोगों में भाव हम भर देते हैं कि केवल परसेंटेज की रेस, या फिर रोल मॉडल घुसते हैं तो वो अखबार के बैक पेज से घुसते हैं कि भाई इस बार इनकी ये वाली मूवी आई है, इस बार इनकी ये वाली मूवी आई है, और टिकटॉक पे इतना और इंस्टाग्राम पे इतना इनका रील देखा जा रहा है। उससे कोई परेशानी नहीं है, मनोरंजन भी होना चाहिए, पर सिर्फ मनोरंजन बनकर नहीं रह जाना चाहिए। सारी चीजें एक पर्पस होना चाहिए, वो पर्पस बिल्ड करने के लिए रोल मॉडल्स के विचार बहुत आवश्यक है। हाँ, मतलब आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में करियर बनाइए, बेशक आप हर फील्ड में करियर बनाइए, लेकिन जो विचार हैं वो आपके साथ चलते रहना चाहिए। बिल्कुल। आपने कई बार फिल्म का जिक्र कर दिया और मेरे जहन में ये अचानक से सवाल आया कि अब तक क्या शरद ने कोई फिल्म देखी, या वही वाला विचार अभी तक मन में अब बिठा? अब देखिए, कुल मिलाकर 10 देखिए, या 10 देखी है? 8 9 10 देखी इन अब 10 तक। फिल्मों में कोई बॉलीवुड फिल्म ने जगह बना पाए? मतलब इसमें कोई बॉलीवुड फिल्म है? हाँ हाँ, जैसे कुछ लोग कहते थे कि ये वाली फिल्म आपको देखनी चाहिए, ये बहुत ही इंस्पायरिंग है, ऐसा है वैसा है। तो देखिए कुछ कुछ, कौन कौन से हैं वो याद करना मुश्किल है, पर वो इंस्पायरिंग मूवीज थी। या तो बायोग्राफिकल अकाउंट्स थे, नहीं तो हिस्टोरिकल अकाउंट्स थे, और अ, वैसे देखिए। उसके अलावा श्रीनिवास रामानुजन पर जो अंग्रेजी में मूवी आई थी वो देखी थी। अभी सबसे लास्ट वही देखी, श्रीनिवास रामानुजन पर और एलन ट्यूरिंग पर, इन दोनों पर, थियरी ऑफ एवरीथिंग और एक और, वो दोनों लास्ट दो हैं। और इसके अलावा 5 7 और देखी। अच्छा, हाल फिलहाल। 2016 के बाद देखना शुरू की। अच्छा, 2016 के बाद देखना शुरू किया आपने। अब आपने 2016 का जिक्र कर दिया, मैं कोई और सवाल कर रही थी। अब 2016 तो आपके लाइफ में एक इम्पोर्टेंट साल रहा है। बराक ओबामा ने आपने तो मुझे टेनिस का खिलाड़ी बना दिया है, करियर में कोई कोई ईयर। आपने जी, बस मुझे इतना 2016 रहा इंतजार है। कराया, मैंने आपकी पूरी तैयारी कर रखी थी। तो मुझे याद है वो सारे साल आपके जो इम्पोर्टेंट साल हैं, कुछ सवाल जो मैंने बुने थे। तो 2016 कैसे आपके लाइफ का चेंजिंग मोमेंट आता है, मतलब उसके बारे में जिक्र करें, हमारे दर्शकों को बताएं। लाइफ तो एक ही रही है, पर 2016 सही में एक अद्भुत साल था। मुझे लगता है 4 जनवरी को मैं फोर्ब्स के 30 अंडर 30 लिस्ट में आया, दुनिया के 30 सबसे प्रभावशाली सामाजिक उद्यमियों में। उसके बाद उसी वर्ष मई में मैं ग्रेजुएट किया यूनिवर्सिटी से। 160 साल में पहला भारतीय स्नातक वक्ता बना, पहला ग्रेजुएशन स्पीकर जो भारतीय था 160 साल के विश्वविद्यालय इतिहास में। यूनिवर्सिटी की सारी जो मेजर अवार्ड्स थी वो अवार्ड्स जीते। फिर वापस आया और काम में लग गया। हार्वर्ड का ऑफर आया, हार्वर्ड का ऑफर उस समय होल्ड किया और वापस आया। और सितंबर में अचानक से खबर आई, और मुझे लगता है 21 सितंबर को ही खबर आई थी, तो कि राष्ट्रपति ओबामा रिटायर हो, मतलब रिटायर क्या, मतलब राष्ट्रपति ओबामा और व्हाइट हाउस से निकलने के पहले, उनका टर्म कंप्लीट हो रहा था, दुनिया भर के 200 यंग लीडर्स से मिलना चाहते हैं और आपको आमंत्रित किया है। मैं एकमात्र भारतीय था जिसे उन्होंने बुलाया था। तो वो भी बहुत अद्भुत क्षण था। और उसके कुछ महीने बाद मुझे नोबेल प्राइज सेरेमनी में भारत से चुनकर भेजा गया। 2 लोग थे, एक लड़की थी, एक लड़की एक लड़के को पिक करते थे हर देश से। तो वहां गया, नोबेल प्राइज सेरेमनी में बैठा रॉयल फैमिली के साथ। वो केवल 100 150 लोगों के सामने वो नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है, वो किया। फिर तब तक क्वींस यंग लीडर्स लिस्ट पर आया उसी के एंड तक। तो वो सही में 2016 एक अद्भुत साल था। वो कहते हैं कि आप खुद बैठकर अगर ईश्वर से कहते कि मुझे ये सारी चीजें दे दो, तो भी नहीं वैसी लिस्ट बना कर दे पाता जितना ईश्वर ने दिया। आप तो वाकई अच्छा साल था।
वाकई ये वो साल आपके लिए काफी अद्भुत साल रहा। जब भी आपको सुनती हूँ, आपने कई स्टेज पर अपनी बातें रखी हैं, और टफ्ट्स यूनिवर्सिटी का मैं आपका सुन रही थी, तो आपने अ, अपने गांव का जिक्र किया, छोटे छोटे शहरों का जिक्र किया। तब जब हार्वर्ड में अपने हॉस्टल में अगर आप रहते हैं या कहीं और रहते हैं, तो वहां से बैठकर कभी आत्मचिंतन करते हैं, और करते ही होंगे, बेशक आप आत्मचिंतन करने वाले लोगों में से हैं, तो कैसा महसूस होता है? अच्छा महसूस होता है। कोई अलग यात्रा नहीं है। हाँ। भारत की कहानी ही यही है। भारत के छोटे गांवों और छोटे शहरों से निकलकर लोगों ने पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे दृढ़ता के साथ, निर्भीकता के साथ, निर्भय होकर, अभय होकर दुनिया भर में बहुत काम किया है। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ तो कुछ अलग नहीं कर रहा, उसी परंपरा में, उसी पथ पर चल रहा हूँ। इस कारण चल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे लोगों ने वैसा किया है। रामेश्वरम के तट से एक व्यक्ति आता है और वो भारत को एक परमाणु शक्ति, एक अंतरिक्ष शक्ति बनाने में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। कलकत्ता से एक व्यक्ति निकलकर एक महामानव के रूप में स्थापित हो जाता है। जीरादेई से एक व्यक्ति निकलकर भारत के संविधान पर पहला हस्ताक्षर होता है। तो सारी लोगों की कहानी रही है। तो हर एक भारतीय बच्चा, किसी और देश में हो सकता है कि कोई बहुत नीचे से आ रहा हो तो उसे थोड़ा डरने की जरूरत है। भारत में डरना नहीं है, यही हमारी परंपरा है, हमारी ऐसी रीति रही है कि हम कहीं से भी आकर कहीं भी जा सकते हैं। आत्मविश्वास रहना चाहिए, निर्भीकता रहनी चाहिए, और श्रद्धा के साथ वो काम करना चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं वो पूरी श्रद्धा के साथ करें। इसलिए नहीं करें ये करेंगे तो वो मिलेगा, नहीं, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये करना है, वो भाव रहेगा तो आराम से बढ़ेंगे। और हाँ, मैं हॉस्टल में ही रहता हूँ। पीछे स्वामी जी की तस्वीर रहती है, बगल में खिड़की पर भारत का तिरंगा रहता है, और अंदर में पूरी देर भारत रहता है, अंदर में पूरी देर स्वामी जी के विचार रहते हैं। और आत्मचिंतन उस प्रकार का नहीं करता कि बाप रे कहाँ थे कहाँ आ गए। यात्रा है, चलती रहेगी। याद रहना चाहिए कहाँ से आ रहे हैं, और ये भी ध्यान रहना चाहिए कहाँ जा रहे हैं और किन के लिए जा रहे हैं। तो मेरा विचार स्पष्ट है कि हमारी जो शिक्षा है उसका समाज पर प्रभाव होना चाहिए। 21वीं सदी एक भारतीय सदी होनी चाहिए, और अगर हमारे पास कोई भी सक्षमता है तो उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए। तो उस प्रकार से ये विचार रहता है और चलते रहते हैं। अब चूंकि हमारा चैनल बिहार तक है, बिहार के लोग आपको देखेंगे, उन्हें खुशी भी होगी कि सिवान से हैं आप। बिहार का कोई ऐसा स्मरण जो अभी भी दिमाग में हो, और कभी ऐसा जहन में आता है कि कभी ये काम करूंगा बिहार में, इस चीज की जरूरत है, मैं उस क्षेत्र में जाना चाहूंगा? बिहार में ही काम कर रहा हूँ, पिछले 13 वर्षों से कर रहा हूँ। हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे बिहार से निकलकर लगभग 72 करोड़ की छात्रवृत्ति से ज्यादा पर विश्व भर में पढ़ रहे हैं। मैंने जो संस्था की शुरुआत की थी डेक्सटेरिटी ग्लोबल, उसकी लगभग 60 लाख बच्चे पूरे देश भर में शैक्षणिक अवसरों से जुड़ते हैं डेक्सटेरिटी ग्लोबल के माध्यम से। बिहार, और अगर बात है कि स्मरण की, तो इस कारण ऐसा नहीं है कि अब कुछ नया कहीं से होगा, वो काम कर रहे हैं। बात है बिहार की, तो मैं गांवों में प्रवास करना बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। महात्मा गांधी कहते थे भारत की आत्मा गांवों में बसती है। फ्रेंच नोबेल लॉरिएट रोमा रोला ने स्वामी जी के बारे में कहा कि स्वामी जी एक दिन महलों में रह सकते थे, एक दिन गांवों में रह सकते थे, दोनों जगह भाव एक होता था। तो इस कारण गांवों में जाना बहुत अच्छा लगता है। तो एक बार मैं मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी प्रवास पर था। वहां में एक औराई में एक गांव में गया। वहां दो छोटे बच्चों से मुलाकात हुई। एक 7 साल का था, 6-7 साल का, और एक 8-9 साल का। तो उन दोनों से बातचीत शुरू हुई। उन्हें दुनिया के हर एक देश, उस देश की राजधानी, उस देश की करेंसी, उस देश के राष्ट्राध्यक्ष, सबका नाम याद था। मैं बोला ये कहाँ से याद किया? तो और एक दिन ये अखबार में छपा था, हमने याद कर लिया है। फिर उसके बाद मैंने पूछा अखबार में और क्या क्या पढ़ा। तो उन्होंने मुझे डिसलेक्सिया की कहानी बतानी शुरू की, किसे किसे डिसलेक्सिया था, वो तारे जमीन पर वाला। तो मैंने पूछा वो कि ये तुमने वो मूवी देखी? नहीं नहीं, अखबार में आया था। तो वो सारे लोग जिनको डिसलेक्सिया था वो सुनाने लग गए, वर्ल्ड वॉर 2 की हिस्ट्री बताने लग गए। तो और ये दोनों बच्चे 6-7, एक 7 साल का होगा, एक 9 साल का होगा। तो मैंने खूब समय बिताया उन लोगों के साथ, भोजन वगैरह भी किया। और ये कहानी मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी लिखी थी और दुनिया भर में कहता हूँ। वो बच्चे पहले तो मुझे इस बात का स्मरण करा रहे थे कि ऐसे ही हम गाँवों में रहा करते थे और अखबार हमारे लिए एकमात्र स्रोत थे जानने के लिए कि बाहर में दुनिया है। और दूसरा कि
इतनी प्रतिभा है कूट कूट कर भरी हुई बिहार के गांवों में, छोटे छोटे टोलों में, प्रखंडों में। आवश्यकता है कि उसे हम दिशा देते रहें। अगर हम उसे दिशा दे देते हैं तो वे हमें दिशा दे देंगे। तो इस कारण वो घटना याद रहती है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, पर वो उन दोनों छोटे बच्चों की बात ध्यान रहती है। इनफैक्ट मेरे सोशल मीडिया का जो कवर पिक्चर है, वो दोनों हाथ मैंने पकड़ा हुआ है इन दो बच्चों का। हाँ हाँ, बिल्कुल। वही दो बच्चे हैं। आपकी व्हाट्सएप तो का, व्हाट्सएप की डीपी भी वही है आई हाँ, गेस। हाँ, वही दो बच्चे हैं। अच्छा। उन्हें मैं बाद में सड़क पार करा रहा था, तो उस हम्म। समय किसी ने पीछे से फोटो खींच लिया था, तो मुझे तो पहचान, मैं तो उसमें नहीं पहचाना था, पर वही। चलिए, मैं अब वापस से उसी सवाल पर आऊंगी। ये सवाल कि जब मैं मतलब बचपने की बात कह रही हूँ कि मेरे साथ के बच्चे, जब हम छोटे थे, छोटी छोटी उपलब्धियां, आपकी जैसी उपलब्धियां तो नहीं रही, लेकिन छोटी छोटी जब उपलब्धियां हम अपने पेरेंट्स से शेयर करते थे, तो हमारे पेरेंट्स ऐसे मजाक मजाक में कहते थे, क्या हार्वर्ड से पढ़ाई की है, क्या हार्वर्ड में सिलेक्शन हो गया है क्या। मतलब ये आपने भी सुना होगा। ये ऐसे ही बोलचाल की भाषा में ऐसे पेरेंट्स टीज करते हैं बच्चों को। बिहार का कोई बच्चा अगर हार्वर्ड में पढ़ना चाहता है तो क्या रास्ता आप दिखाएंगे? आप उसी के साथ साथ अपने डेक्सटेरिटी ग्लोबल जो आपकी कंपनी है उसके बारे में भी बताइए कि कैसे वो रास्ता दिखा रही है ऐसे बच्चों को। डिक्सलिटी ग्लोबल की स्थापना 2008 में हुई। मैं 16 वर्ष का था, और दो कारण थे कि हमने शुरू किया। पहला, कि मैंने जैसा कि बताया कि 12 वर्ष की आयु तक मैं गाँवों में रहा, और अखबार से हमें दुनिया की खबर मिलती थी। तो अखबार में पढ़ा करता था, कोई अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय गया पूरी छात्रवृत्ति पर, किसी ने भारत के लिए कोई प्रतियोगिता जीती अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, तो ऐसी अपनी भी आकांक्षा होती थी कि क्या जाकर इन प्रतियोगिताओं में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, क्या ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ सकते हैं। परंतु किसी विद्यालय में नामांकन नहीं होने के कारण मैंने उन सारी जो भी जानकारी आती थी उसे लिखना शुरू किया एक डायरी में, कि भाई ये खबर थी, इस दिन आई, कौन भाग ले सकता है, कैसे। ये काम करता रहा। जब 12 वर्ष की आयु पर स्कूल में आया, तो इन सारी प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया। लगभग जब तक 12वीं की पढ़ाई पूरी की, तब तक लगभग 6 देशों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, और लगभग 200 स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीती। इस क्रम में आसपास की जो मीडिया थी, आसपास के पेरेंट्स थे बच्चों के, वो सब तो बहुत पीठ थपथपाते थे, बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु मैं जब वापस आता था जापान से, कोरिया से, और बताता था बच्चों को जो मेरे साथ पढ़ते थे कि भाई सड़कें कैसी थी, होटल कैसा था, जापान कैसा है, तो ये भी बताता था कि क्या सवाल पूछे गए, कैसे विचार रखे गए। और बहुत बार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जिस सवाल का जवाब शायद कोई नहीं दे पाया, वो मेरे बगल में बैठा हुआ बिहार के किसी छोटे गांव या जिले से आने वाला बच्चा जानता था। तो मैं उसे बोला करता था, तुम्हें तो होना चाहिए था उस मंच पर। परंतु ईश्वर की दया से मुझे इसका आभास जल्दी हो पाया कि मेरी जो शिक्षा थी पहले 12 साल तक, और इस बच्चे की जो शिक्षा है पहले अभी तक, उसमें वो अंतर है। मैंने खोज खोज कर लिखा है कि क्या क्या अवसर होते हैं, इस कारण मैं जानता हूँ। तो जानकारी की कमी के कारण बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये पहला लक्ष्य था जिस कारण डिक्सेरिटी की स्थापना हुई। और आज हर महीने के पहले रविवार को संगठन की तरफ से डेक्स कनेक्ट अपॉर्चुनिटी अपडेट जाता है, जिसमें लगभग 40-50 नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल, स्थानीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, अवसर, छात्रवृत्तियां दी होती हैं। और इतना ही नहीं, हम यह जानते हैं कि बहुत सारे माँ बाप ऐसे होंगे जो कि अपने बच्चों को इसकी तैयारी नहीं करवा सकते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे। बहुत सारी जगह हो सकता है शिक्षक भी किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता की तैयारी उतने आराम से नहीं करा पाए, तो उन्हें साथ में 2 रिसोर्सेस भी मिलते हैं जिससे कि वो तैयारी कर सकते हैं। अगर निबंध लेखन की प्रतियोगिता है तो एक अच्छा निबंध कैसे लिखते हैं, अगर कोई विज्ञान की प्रतियोगिता है तो उसकी जानकारी की कैसे इसमें अच्छा कर सकते हैं। इसके साथ लगभग 60 लाख बच्चों को हम हर महीने जोड़ते हैं इन अवसरों से। दूसरा विचार यह था कि संयुक्त राष्ट्र में जब 12वीं में था, तो एशिया पैसिफिक का रीजनल अम्बेसडर था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम का एक प्लेटफॉर्म है टुंजा इको जनरेशन, उसके लिए वहां मैं देखता था अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर विशेषकर, कि मेरे पृष्ठभूमि के बच्चे वहां पर नहीं भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे होते थे। जो बच्चे आते थे वो भारत के जो बहुत बड़े स्कूल है और बहुत एक्सपेंसिव स्कूल है उससे आते थे। मैं सम्मान करता हूँ उनका, पर एम्पथी से और गूगल रिसर्च से आप भारत को केवल नहीं समझ सकते। मेरा विचार यह था, अगर हम शुद्ध पेयजल की बात करते हैं, तो राजस्थान के उस गांव से आने वाली बच्ची जिसने माता जी को 1.5 किलोमीटर या 15 किलोमीटर पानी के लिए जाते देखा है, उसकी उपस्थिति उस अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ज्यादा अनिवार्य है। वो ज्यादा प्रेरणादायक होगी, उसके जीवन के अनुभव ज्यादा प्रभावी होंगे।
तो इस कारण हमने ये मानना शुरू किया कि इन बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लेकर आना शुरू करें, राष्ट्रीय मंच पर लेकर आना शुरू करें, जिसे संगठन कहती है स्थानीय प्रेरणा स्रोत, लोकल रोल मॉडल्स। कलाम साहब बहुत बड़े उदाहरण हैं, परंतु आज भी छोटे बच्चे आपको कह देंगे कि 1 अरब में एक व्यक्ति कलाम बनता है। उस बच्चे को चाहिए उसके मोहल्ले से, उसके स्कूल से, उसके जिले से पहला व्यक्ति जो किसी छात्रवृत्ति पर कॉलेज पढ़ने गया, जो किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उत्तीर्ण हुआ। तो इस कारण डेक्सटेरिटी ने ये स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार करने के लिए एक रेजिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम बिल्ड किया, डेक्सटेरिटी स्कूल ऑफ लीडरशिप एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये 2012 से हम काम कर रहे हैं। हर वर्ष 60 बच्चों को भारत के गांवों से, शहरों से, छोटे जगहों से लेकर आते हैं और उनकी पूरी ट्रेनिंग करते हैं। फिर वो बच्चे जब 16, 17, 18 वर्ष के हो जाते थे तो उन्हें हमारे कारण इकोनॉमिक्स में, पब्लिक पॉलिसी में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, क्वांटम मैकेनिक्स में रुचि होती थी। फिर वो भी चाहते थे अच्छे जगहों पर पढ़ना, तो हमने डेक्सटेरिटी टू कॉलेज करके एक प्रोग्राम बिल्ड किया, क्योंकि हमें मालूम था कि लीडरशिप डेवलपमेंट के साथ साथ करियर डेवलपमेंट उतना ही आवश्यक है, नहीं तो इस बच्चे को कल कोई गंभीरता से नहीं लेगा। और मुख्यतः वो जिस पृष्ठभूमि से आ रहा है उसे थोड़ी मजबूती चाहिए एक अच्छे लीडर के रूप में किसी भी फील्ड में इमर्ज करने की। तो डेक्सटेरिटी 2 काम करती है। एक तरफ हम अपॉर्चुनिटीज से बच्चों को कनेक्ट करते हैं, या मास लेवल पे करते हैं, और सिलेक्ट लेवल पे करते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट और करियर डेवलपमेंट भारत के अगले लोकल रोल मॉडल्स का। यही बच्चे हैं जो कि अभी 72 करोड़ से ज्यादा की छात्रवृत्ति पर दुनिया भर में पढ़ रहे हैं। पिछले 10 एम्बेसडर्स जो यूएन ने अपने एनवायरमेंट प्रोग्राम के एक प्लेटफॉर्म के लिए चुने हैं भारत से, पूरे भारत से जो पिछले 10 साल में 10 एम्बेसडर्स आए हैं, उसमें 8 एम्बेसडर्स डेक्सटेरिटी ग्लोबल से आए हैं। वो संगठन के बच्चे हैं जो लगभग 9, 10 से 11 वर्ष की आयु में आकर संगठन से जुड़ जाते हैं। तो डेक्सटेरिटी ये काम इस कारण करती है ताकि भारत में कोई भी किशोर या युवा जानकारी के अभाव के कारण अपने शैक्षणिक अवसरों या अपने शैक्षणिक प्रगति में कोई बाधा ना पाए। और दूसरा कि भारत के हर एक कोने में हम स्थानीय प्रेरणा स्रोत तैयार कर सकें। हमने कोविड के समय पहली बार थोड़ी एनालिसिस की, तो आज भारत के लगभग 27 राज्य और 310 जिले में संगठन के तैयार किए हुए बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। हम एक ऐसे भारत का स्वप्न देखते हैं जहां अगले 25 से 35 साल के अंदर अंदर संगठन के बच्चे शीर्ष विश्वविद्यालयों से पढ़कर वापस आकर देश में काम कर रहे होंगे। और वो 72 करोड़ जो संख्या है, वो उपलब्धि नहीं है कि संगठन ने छोटे गांवों, छोटे शहरों से बच्चों को तैयार कर करके यहाँ तक भेजा है। उपलब्धि यह है कि ये वापस आ रहे हैं और वापस आकर काम करना शुरू कर रहे हैं। तो 13 साल से बहुत शांति के साथ हम ये काम कर रहे हैं। मुझे तो लगता है पहली बार है कि टेलीविजन पर आकर या ऐसे माध्यम पर आकर मैं ये सब बातें भी कर रहा हूँ। मैंने जानबूझकर ये सवाल किया शरद, ताकि लोगों को पता चल सके कि इतना भी मुश्किल नहीं है, रास्ता है, हमें पता नहीं है। इस वजह से मैंने ये सवाल किया था। और इसी से जुड़ा हुआ एक ऐसा सवाल है कि मैं आपके टेड टॉक का एक वीडियो क्लिप देख रही थी, जिसमें आप एक ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित कर रहे थे, और आपने एक बात कही कि यहाँ बैठा हर शख्स जो है उसे ऐसे नरिश किया जाए, ऐसे तैयार किया जाए कि वो देश का अगला प्रधानमंत्री हो। तो क्या शरद कभी खुद को उस कुर्सी पर बैठा हुआ इमेजिन करते हैं? क्या कभी ऐसी मंशा होती है कि मैं भी उस पद पर कभी बैठूं, उस पद पर कभी चुना जाऊं? सवाल अच्छा है। मैं जो कह रहा था वो ये कह रहा था उस टेड टॉक में कि हम शिकायत बहुत करते हैं, परंतु हम उस पर काम करना शुरू करें तो बेहतर होगा। भारत में जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो जैसे स्वामी जी कहते हैं कि हर एक बच्चे के अंदर डिविनिटी है, हर एक व्यक्ति के अंदर डिविनिटी है, दिव्यता है हर एक मानव के अंदर। तो हमें अपने बच्चों को सिर्फ कोई माता पिता अपने बच्चे को जब स्कूल छोड़कर आता है तो बहुत विश्वास के साथ छोड़कर आता है, स्कूल में इसे तैयार करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो हर बच्चे के अंदर जो दिव्यता है उसका हमें सम्मान करना चाहिए और वो बच्चा खुद आगे बढ़ेगा। तो वो जो टेड टॉक है वो ये है कि आप मानकर बच्चे को पढ़ाएं कि कल को ये भारत का प्रधानमंत्री बनेगा। इसे तब किस किस स्किल की जरूरत होगी? इसे इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ये एम्पैथी, फियरलेसनेस, पब्लिक सर्विस, नेशन बिल्डिंग, साइंटिफिक टेम्परामेंट, स्पिरिचुअल ग्राउंडिंग, जो 10 चीजें हम डिक्शनरी में कहते हैं, ऐसी चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस कारण वो ये है कि आप हर बच्चे को इस हिसाब से पढ़ाएं कि टुमारो दिस चाइल्ड विल बी अ लीडर, यह बच्चा भारत का नेतृत्व करेगा, विश्व में करेगा, इसे इस हिसाब से पढ़ाएं। तो वो है। बात रही मेरी, तो मैं आज के डेट में जो काम करता हूँ, मैंने सपना नहीं देखा था। एक काफी पॉपुलर गेम शो है, श्री अमिताभ बच्चन चलाते हैं, उसमें मुझे आमंत्रित किया गया, मैं उसमें आता हूँ।
मैं छोटा था तो मैंने सपना देखा होगा क्या कि वहां पर रहूंगा या ये सारी चीजें। तो मैं ये सब नहीं सोचता कि पद और ये सब, मुझे यात्रा बहुत अच्छी लगती है। और बात रही तो भारत एक अद्भुत देश है, बहुत महान राष्ट्र है। भारत के हर एक प्रधानमंत्री को आप पन्ना पलट कर देख लें, वो कहाँ से कहाँ तक आ गए, वर्तमान से लेकर जो पहले रहे हैं वो सभी। तो इस कारण मुझे नहीं लगता कि किसी को, जो संसद में हैं उन्हें भी, जो संसद के बाहर हैं उन्हें भी, किसी को प्रधानमंत्री बनने के लिए काम नहीं करना चाहिए। सबको राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाने के लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चाहूंगी कि आपके साथ ही साथ आपके भाई का भी जिक्र मैं करना चाहूंगी, बसंत सागर। मैं जितने भी तमाम बिहार के दर्शक हैं उनको बताना चाहूंगी कि अभी भी, अगर मैं गलत ना हूं शरद, तो आपके भाई पहले बिहार के शख्स होंगे जिन्होंने एमआईटी तक का रास्ता तय किया था। बिल्कुल। उसके वो बारे में थोड़ा बताइए। जो दुख की बात है कि वो 2017 में गुजर गए। बिल्कुल, इसलिए मैंने परंतु आपसे, आप बहुत, कंफर्टेबल हो तभी, मतलब मैं। नहीं बिल्कुल, परंतु बहुत गौरव की बात है कि वो बिहार के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एमआईटी बॉस्टन फुल स्कॉलरशिप पर पढ़ने आए। और एमआईटी में एक परीक्षा में उन्हें 100 में 106 मार्क्स मिले, क्योंकि 100 मार्क्स का वो एग्जाम था, एक एक्स्ट्रा क्रेडिट क्वेश्चन था जो लगभग पिछले 20 साल से किसी ने सॉल्व नहीं किया था, उन्होंने सॉल्व किया, उसके उन्हें एक्स्ट्रा 6 मार्क्स मिले, 100 में 106 मार्क्स लेकर आए। उनकी जब वो गुजर गए तो उनकी तुलना श्रीनिवास रामानुजन से की गई। वो लगभग उसी प्रकार से, उसी उम्र में वो गुजर गए, वैसा ही सादा जीवन, वे उतने ही मेधावी प्रतिभा के धनी। और वो जब 9th-10th में थे उस समय नासा अपना मार्स मिशन कर रहा था, तो कुछ स्टूडेंट एस्ट्रोनॉट्स को उन्होंने चुना था, उसमें वो एक थे। तो इस प्रकार से बहुत ही उनकी अद्भुत यात्रा रही। और मेरा सौभाग्य है कि मैंने उस व्यक्ति के साथ कमरा शेयर किया है, उस व्यक्ति के साथ पला बढ़ा हूँ जिसकी सादगी खुद में एक मिसाल थी, जिसकी मेधा का लोहा पूरे विश्व ने माना। और बहुत ही अद्भुत, मतलब आई कुड नॉट हैव आस्क्ड फॉर अ बेटर रोल मॉडल। जो प्रेरणा स्रोत हम खोजते हैं, अगर आपको अपने ही कमरे में वो प्रेरणा स्रोत रोज दिखता हो तो ये बहुत बड़ी बात है। वो गुजर गए 2017 में। ये काफी दुख की बात है, परंतु मैं हमेशा ये मानता हूँ कि हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि इस प्रकार से कम इतने साल उनके साथ बिताने को मिले। तो धन्यवाद कि आपने उनकी बात उठाई। बिल्कुल, मैं चाहती थी कि बिहार के लोगों को ये सारी चीजें पता हो कि उनकी मिट्टी से कैसे कैसे लोग निकले हैं, क्योंकि ये तमाम चीजें मुझे भी नहीं पता था। मैं क्लियरली आपको कह सकती हूँ कि जब मैं आपके इंटरव्यू के लिए रिसर्च कर रही थी तभी मुझे पता चला और मुझे काफी खुशी हुई, और मैंने तय किया कि मैं इसका जिक्र तो जरूर मतलब छेड़ूंगी ताकि लोगों को पता चल सके। जाते जाते बस आखिरी सवाल ये कि पिता को अब कैसा लगता है आप लोगों को देखकर? पिताजी थोड़े अस्वस्थ थे पिछले सप्ताह, परंतु मुझे लगता है कि उन्हें ताजगी आ गई ये सूचना पाते। उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, बहुत त्याग किया है। जितना कुछ था जीवन में वो सब कुछ हमने ढारा है, पिरोया है। और मुझे लगता है कि यह कहना गलत नहीं होगा, बहुत सारे लोग उनसे मिलते हैं तो कहते हैं कि आपको पेरेंटिंग पर एक किताब लिखनी चाहिए। बिना संसाधन के 3 बच्चों को एमआईटी, हार्वर्ड, कोलंबिया भेज दिया। बिल्कुल, आई अग्री खुद, टोटली। हाँ, खुद बिहार से बाहर नहीं गए कभी। और बच्चों को, जब मैं स्नातक वक्ता बना तो मेरे यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट, जो पहले ऑक्सफोर्ड के वीसी हुआ करते, तो उन्होंने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी कहते हुए कि शरद ग्रेजुएशन स्पीकर होंगे, आप नहीं आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम होटल की व्यवस्था, आने जाने की व्यवस्था सब करेंगे। पिताजी ने इधर से जवाब लिखवाया कि नहीं नहीं, आपने बोला बहुत अच्छा, परंतु मैं यहीं बैठकर देख लूंगा, तो घर से। तो उस प्रकार बहुत बार ऐसा होता है, बच्चा अच्छा करता है तो माता पिता को भी लगता है कि मैं भी थोड़ा आगे, परंतु हमेशा शांति से बैक स्टेज पर रहना, पीछे रहना और बच्चों को आगे बढ़ते देखना। और इसलिए नहीं कि बच्चा चमक जाए, इसलिए क्योंकि बच्चे आगे बढ़े तो उससे समाज आगे बढ़े। क्योंकि स्वामी जी के विचारों से वो खुद बहुत प्रेरित रहे। और इसी कारण उन्होंने हमारे नाम में विवेक स्वामी विवेकानंद से रखा, सागर ईश्वरचंद विद्यासागर से, शरद और वसंत, क्योंकि हम उस ऋतु में पैदा हुए। तो वैसे उन्हें अच्छा लगता है कि हम समाज का काम कर रहे हैं। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा शरद। और मुझे, मेरी व्यक्तिगत इच्छा थी कि मैं आपसे बातचीत करूं ताकि तमाम दर्शक जो हैं बिहार के और बिहार के बाहर भी,
वो आपको जान सके, बेहतर तरीके से जान सके, और आपके भाई को जान सके, आपके पूरे परिवार को जान सके, आपके पिता को जान सके जिन्होंने इतने कम संसाधन में आप जैसे बच्चों को जन्म दिया, उन्हें इतनी अच्छी परवरिश दी। तो आपसे बातचीत करके काफी अच्छा लगा। आप यूं ही आपकी जो यात्रा है ये निरंतर चलती रहे और खूबसूरत मोड़ आते रहे आपकी इस यात्रा में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके सभी दर्शकों को पूरा नमस्कार। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शुक्रिया।